तू मिन्नतां करां या हाड़े कड्डां, कोई हाल तां दस तू मन्ने क्यों ना। तू मेरी जात ना मैथों पुछया कर, क्योंकि इस इश्क दी जात दा इत्थे मुल कोई। क्या बात है, पागल हो गया, अभी इसका कुछ नहीं हो सकता। सारी मेंटल प्रॉब्लम्स न्यूरोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट की नहीं होती है। राइट। न्यूरोलॉजी की प्रॉब्लम हो गई तो गया काम से, अब कुछ नहीं, हमको ट्रीटमेंट कैसे दे पाऊंगी। राइट। यूज करते हैं, राइट। बहुत ज्यादा यूज करते हैं, हम व्हाट्सएप फेसबुक हम सब करते हैं। सब करते तो यू कैन नोटिस दिस फीचर्स फर्स्ट। राइट। उनकी यूजेज आपकी एंजाइटी बढ़ाती है, फोकस कम कर देती है, कहीं ना कहीं हम उनकी पेन ले लेते हैं। इट अफेक्टेड अ लॉट एंड फील डिप्रेस्ड। राइट। फ्री रहना बहुत जरूरी है, तो Right. आपके आदि गाने आई थिंक मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं रिलैक्स करने में। राइट। Spending time alone with myself, Okay. solo traveling. I don't Okay. like traveling. Right. Don't take anyone with you. राइट। After is to be loved, be Okay. it mountains or sea. Right. लगता है मेडिटेशन की ना डेफिनेशन बहुत अलग है हर किसी इंसान की। नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर आपके सामने पेश हैं एक नई पर्सनालिटी को लेकर। आज की हमने पर्सनालिटी जो चूज करी है वो करी है मेडिकल फील्ड से। नॉर्मली जब हम मेडिकल फील्ड्स की बात करते हैं तो हम डॉक्टर्स के बारे में ये कहते हैं कि वो अपने फील्ड में बिजी रहते हैं, वो एक अलग अलग नई नई चीजें खोजते रहते हैं, और कई बार तो लोगों को ये कहते भी सुना है कि वो नई नई बीमारियों के नए नए नाम ढूंढ लेते हैं ताकि उसमें से बहुत ज्यादा पैसा बनाया जा सके। बट कि ऐसा ट्रू नहीं है। एक्चुअल में जिस हिसाब से हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है उस हिसाब से बीमारियां भी अलग अलग नाम से या अलग अलग तरीकों से हमारी जिंदगी में एंटर हो रही हैं। तो इसमें जो मेन है, न्यूरो की प्रॉब्लम्स आजकल बहुत ज्यादा है, और उसके साथ डायमेंशिया, जिसको हम कहते हैं कि भूलने की बीमारी, लोग नॉर्मली भूलना शुरू कर देते हैं। ये आजकल एक बॉडी शिवरिंग की बात है, तो हम लोग नॉर्मली उसको मान लेते हैं कि शायद ये कोई ड्रग्स लेता होगा या कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसके लिए वो उस चीज की तरफ उसकी बॉडी इस तरह से शिवर करती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि फैमिलीज उस चीज के लिए एक्सेप्ट नहीं होती है और उस चीज को दबाने की कोशिश करती हैं। तो इन सब चीजों के ऊपर बात करने के लिए आज हम आए हैं डॉक्टर जस लवलीन सिद्धू जी के पास। शायद मैं नाम थोड़ा सा गलत ना ले लूं, इसलिए मैं थोड़ा स्ट्रेस करके कर रहा हूं, तो उनसे बात करेंगे, जानेंगे इन सब चीजों के ऊपर। तो मैम, वेलकम टू अवर शो। थैंक यू सो मच करण, थैंक यू। आई थिंक मैंने नाम आपका ठीक लिया? बिल्कुल ठीक लिया। आई थिंक आपने, यू आर द वन ऑफ द फ्यू पीपल जिसने ठीक से नाम लिया। राइट। तो मैम, जो आपका पर्टिकुलर फील्ड है उसके बारे में अगर हम बात करें, जब भी हम न्यूरो की बात करते हैं, नॉर्मली दिमाग में जो जनरल परसेप्शन जो लाइफ में होता है ना, कि अगर किसी को न्यूरो की प्रॉब्लम आती है तो कहते हैं ये पागल हो गया, अभी इसका कुछ नहीं हो सकता। तो ये बात मैम कहाँ तक सच है? आई थिंक एक तो मेडिकल फील्ड के बारे में लोगों को बहुत ज्यादा नॉलेज थोड़ी कम रह जाती है ये जानने में कि अगर मेंटल प्रॉब्लम हो गई है तो न्यूरोलॉजिस्ट है। हम यहाँ डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि सारी मेंटल प्रॉब्लम्स न्यूरोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट की नहीं होती। राइट। अगर आप डिप्रेशन की बात करें, एंजाइटी की बात करें, तो यस, साइकियाट्रिस्ट इज द परफेक्ट पर्सन टू बी। राइट। न्यूरोलॉजी में अगर आप बात करें, जैसे आपने कहा डिमेंशिया, डिमेंशिया का मतलब है कि भूलने की बीमारी, जिसको अक्सर हम कहते हैं कि एजिंग प्रोसेस हो चुका है, राइट। तो उसकी वजह से शायद भूलने लग गए, इट्स ओके, तो ऐसे ही रहेगा। तो न्यूरोलॉजी में इन सब चीजों का हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं कि अगर आप भूलना शुरू कर गए हैं, या जैसे आपने कहा कि शिवरिंग की प्रॉब्लम, हाथ कांपने या बॉडी कंपन होनी, जिसको पार्किंसंस के नाम से हम जानते हैं, ये दोनों ही वर्ल्ड की फर्स्ट एंड सेकंड सबसे कॉमन बीमारियां हैं। और इसके बारे में लोगों को शायद ज्ञान नहीं है, तो इसलिए वो हमारे पास आना भी नहीं चाहते। उनको लगता है कि शायद ये बीमारी नहीं है, जैसे आपने कहा कि ड्रग्स लेता होगा या पंजाब में तो सिंपल है ना कि आज के लड़के जो बच्चे ड्रग्स लेते हैं तो ड्रग्स के पहला सिम्टम होता है कि आपकी बॉडी शिवर करनी शुरू। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप मैं आपको बताऊं तो मुझे सबसे यंग से यंग पेशेंट जो मैंने देखा है 37 इयर्स का। राइट। वाज अ यंग 37-year-old मेल, एंड व्हेन ही केम टू मी कि मेरे पास मेरे हाथ कांपते हैं, तो इवन फॉर फ्यू मंथ्स आई डिडंट बिलीव हिम मच, कि मुझे लगा कि शायद इसको वहम हो रहा है या एंजाइटी है। बट आफ्टर डिटेल एग्जामिनेशन आई कुड डायग्नोज हिम विद पार्किंसंस, जो कि इस यंग एज में थोड़ी कम देखी जाती है, बट डेफिनेटली होती है। सो वी आर राइट, पेशेंट्स कई बार टाइम पे नहीं आते, या एक परसेप्शन होती है हमारी कि न्यूरोलॉजी की प्रॉब्लम हो गई है तो गया काम से, अब कुछ नहीं हो सकता। बट ऑल ऑफ दीज डिजीजेस जो है, ये डिमेंशिया, पार्किंसन का बहुत अच्छे से इलाज है हमारे पास। I would like to tell you कि I have a training in Parkinson's and dementia for 1 year from London and Singapore. Right. And after that I realized कि ऐसी बहुत सारी चीजें इंडिया में अवेलेबल है जो हम कर सकते हैं, बट नॉलेज शायद नहीं थी हमारे पास। तो हम ये कह सकते हैं मैम, हमारे जो पंजाब रीजन है इसमें यू आर द लीडिंग पर्सन जो इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं और जिसकी थॉरो नॉलेज और थोड़ा एक्सपीरियंस आपके पास है। जी आप कह सकते हैं, क्योंकि जैसे बचपन में जब हम डॉक्टर के पास जाते थे तो एक ही डॉक्टर साहब सारी बीमारियों का इलाज राइट। आजकल मुझे लगता है कि एक आम से आम इंसान को भी पता है कि गायनी के लिए गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है,
कान के लिए ईएनटी के पास जाना है। वैसे ये बताना बहुत जरूरी है कि मैं एक बोर्ड सर्टिफाइड पार्किंसंस और डिमेंशिया एक्सपर्ट हूँ। तो हमारी न्यूरोलॉजी की जब ट्रेनिंग हो जाती है, हम एमबीबीएस एमडी डीएम कर लेते हैं न्यूरोलॉजी, उसके बाद 2 साल की ट्रेनिंग और रहती है इस चीज में। तो इन दैट केस यस, आई एम द फर्स्ट वन इन पंजाब एंड हरियाणा टू बी दिस, बट आई एम फुली कमिटेड के बिफोर मैं पेशेंट्स को ट्रीट करूं, मुझे इसकी अवेयरनेस लानी है। जब तक लोगों को पता नहीं होगा कि पार्किंसंस क्या है या डिमेंशिया क्या है, मैं उनको ट्रीटमेंट कैसे दे पाऊंगी? तो मे बी थ्रू योर, आपके माध्यम से, इस मीडियम से मैं उनको बता सकती हूँ कि मैं इस चीज का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये भी एक बीमारी है जो ठीक की जा सकती है। अच्छा मैम, एक हमारी जो जनरल पब्लिक में परसेप्शन रहती है कि कोई भी एक मेडिकल साइंस में जब नई रिसर्च होती है या नई चीज के ऊपर एक डॉक्टर नई चीज लेके आता है, तो लोगों के दिमाग में एक फोबिया ये भी रहता है कि ये जो इलाज है बहुत महंगा होगा। तो मैम, हाउ इफेक्टिव इट इज कॉस्ट वाइज, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड थिंग, डज योर पर्टिकुलर ट्रीटमेंट covers into the health insurance because people are having a health insurance these days? तो पार्किंसंस का इलाज 2 तरह से रहता है, एक मेडिसिन, दूसरा है आजकल जो लेटेस्ट एडवांस है सर्जरी, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी जिसको हम कहते हैं। तो जब पार्किंसंस के पेशेंट हम डायग्नोज करते हैं, कैसे करते हैं कि पेशेंट बहुत स्लो हो जाता है हर काम करने में, बैठ के खड़े होने में, शेव करने में, खाना खाने में, हर चीज में स्लो हो जाना, हाथों का कंपन होना या चलने में बैलेंस ना बन पाना। तो इसमें कुछ साल तक मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती हैं। एंड मेडिसिन आर नॉट एक्सपेंसिव मेडिसिन, दे आर नॉर्मल मेडिसिन। Similarly to surgery है, of course it's expensive, but not that expensive that it's not covered by anything. It's covered by all the insurances, all the government schemes. जैसे हरियाणा गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट या हिमाचल गवर्नमेंट, ये सब जो इंश्योरेंस स्कीम्स होती है इसमें भी कवर्ड रहती है। पर आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि जो आप सर्जरी करा रहे हैं, आप किससे करवा रहे हैं। अगर आपको कोई सर्जरी करवानी है तो आप सबसे पहले ये कंफर्म कराएंगे कि आपको उसकी जरूरत है या नहीं। डेफिनेटली। अगर आपको गॉल ब्लैडर स्टोन्स है, आप पूछेंगे कि शायद मेडिसिन से ठीक हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो वैसे पार्किंसंस में एक स्टेज रहती है जिसके बियॉन्ड मेडिसिन काम नहीं कर पाती। तो जब आपको पार्किंसंस हुए 4-5 साल हो चुके हैं या आपको लगता है कि आपकी मेडिसिन बहुत अच्छा काम नहीं करी या ट्रेमर्स कंट्रोल में नहीं आ रहे, दैट इज अ टाइम जब आपको डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी की रिक्वायरमेंट है। एंड दैट शुड बी स्क्रीन्ड। स्क्रीन का मतलब है मैं आपको चेक करूंगी कि आपको ये सर्जरी फायदा करेगी कि नहीं करेगी। तो उसके हम कुछ टेस्ट करते हैं। जब ये टेस्ट आप एक पार्किंसन स्पेशलिस्ट से करवा लेते हैं, फिर ही आप सर्जरी की तरफ जाएंगे। Every Parkinson patient doesn't need surgery. Medicines are very simple and very effective till late stage. और सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो है वो है एक्सरसाइज, जो कि फ्री है, जो फ्री है, और वही नहीं हम लोग करते। अच्छा, जो आपने कहा कि लोग स्लो हो जाते हैं शेव करते हुए, खाना खाते हुए या पढ़ते वक्त, सोचते वक्त, लेकिन आजकल एक चीज और देखा गया, हम लोग सोशल मीडिया में इतने ज्यादा इन्वॉल्व है, हम ये कहते हैं जो ज्यादा हम उसमें है तो कहीं ना कहीं हमारा ब्रेन उसने भी स्टक कर दिया हुआ है। तो उसके कितने प्रॉज एंड कॉन्स या इफेक्ट्स हैं एक्चुअल में, जो लोग कहते हैं कि उसमें जो रेज निकलती हैं या रेडिएशंस निकलती हैं, या लोग जो बहुत ज्यादा फोन्स पे अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं, खासकर जो IT वाले लोग हो गए, तो उनमें ये चांसेस होते हैं या एक्चुअल वो अपने काम के कारण इस तरह से हो जाते हैं? मुझे लगता है सिर्फ IT नहीं, अगर देखा जाए फोन हम सब यूज करते हैं, बहुत ज्यादा यूज करते हैं। हमारे काम के अलावा भी हम उसको एक्स्ट्रा अब्यूज करते हैं यूज से ज्यादा। तो ये चीज एक्चुअली करुण, इफ आई कैन शेयर, मैंने रिसेंटली नोटिस करी कि सिंस आई एम वर्किंग लॉन्ग इन अ होल डे, मेरी फोन यूसेज बहुत बढ़ गई थी। और काम के बाहर भी आपकी फोन यूसेज रहती है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक हम सब करते हैं, बट उसकी लिमिट होनी चाहिए। तो मैंने रिसेंटली नोटिस किया कि मेरी ज्यादा यूजेस की वजह से आई स्टार्टेड नोटिसिंग पेशेंस कम हो रही है, एंजाइटी जैसे फीचर्स आ रहे हैं। एंड आपके अपने में? आई नोटिस्ड, बीइंग अ डॉक्टर यू कैन नोटिस दिस फीचर्स फर्स्ट। तो आई स्टार्ट नोटिसिंग कि मेरा फोकस कम हो रहा है, या जिसको हम ब्रेन फॉगिंग कह देते हैं। क्योंकि जब आप कोई एक विंडो खोलते हैं फोन पे, आपने व्हाट्सएप खोला और तभी की तभी कोई और नोटिफिकेशन आ गई, आप इमीडिएटली जंप कर जाएंगे। तो आपका जो फोकस है वो बहुत खराब होना शुरू हो जाता है। माइंड जंप कर रहा है एक से दूसरे पेज पे, दूसरे तीसरे पेज पे। आई एक्चुअली फेल्ट के दिस इज अ बिग डिजीज दैट्स अपकमिंग। सो डेफिनेटली फोन की यूजेज आपकी एंजाइटी बढ़ाती है, फोकस कम कर देती है। किसी भी काम करने की जो पेशेंस रहती है, जैसे हम पहले जमाने में कहते कि मैं 1 घंटा बैठ के पढ़ता हूँ, वो आजकल नहीं रही। बच्चों में भी नहीं रही है, हम जैसे लोगों में भी नहीं रही है।
तो उस चीज के लिए मुझे लगता है उसका इलाज ये है कि हमें कुछ हैबिट्स ऐसी डालनी चाहिए जिससे हम उस चीज से छुटकारा पा सकें. राइट. रीडिंग इज अ वेरी गुड हैबिट. डेफिनेटली. Reading anything, whatever you enjoy, You enjoy. right? I started reading a book on Maharaja Ranjit Singh. Right. It was so engrossing that I didn't use my phone for 2 days. Right. Beyond work Right. के लिए of course. Hmm. And वो notifications आती है ना phone में कि आपका screen usage कम हो गया है. I actually felt very nice because एक मेरी concentration बहुत बड़ी थी जहाँ मैं एक जगह टिक के नहीं बैठ पा रही थी और phone बार-बार check करती थी. I was reading 100 pages in a day. So these things they do affect your mind. आपकी बहुत सारी चीजों पे इफेक्ट लाती है, एंजाइटी को डेफिनेटली बढ़ाती है. Should not be used. But ऐसा कोई एविडेंस प्रूवन हमारे पास स्टडीज नहीं है कि आपको पार्किंसंस कर सकती है, डिमेंशिया कर सकती है. बट उसमें वो भी है ना, आजकल एक मजाक में भी चीज चल रही है कि जैसे ड्रग एडिक्शन सेंटर चल रहे हैं, आने वाले टाइम में शायद फोन एडिक्शन सेंटर्स भी खोलने पड़ जाएंगे. लोग इतने एडिक्टेड होते जा रहे हैं. बिल्कुल, दैट्स अ वेरी गुड आइडिया. I can do that. So I will be the partner in that particular business. Definitely. Okay. अगला मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि हमने ये सब चीजें तो हैं, अब कहते हैं ना किसी भी चीज का एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इफेक्ट होता है. अगर आपके पास इस तरह का पेशेंट आ रहा है जो न्यूरो से प्रॉब्लम है, जिसको डायमेंशिया की प्रॉब्लम है, तो वो और उसकी फैमिली बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स के साथ आते हैं. और वो कहते हैं जब एक नेगेटिव थॉट्स, आप चाहे जितने मर्जी पॉजिटिव हो, लेकिन अगर आप उसको क्योर करो तो कुछ ना कुछ इफेक्ट तो आपके ऊपर भी जाएगा. सो जब इस तरह की चीजें होती हैं, डू यू फील कि आपको भी वो इंप्रेशंस छोड़ के जाते हैं, और अगर छूटते हैं तो आप उनसे कैसे छूटते हैं? सो आई थिंक जब पेशेंट्स हमसे आके बात करते हैं ना, डिमेंशिया के या पार्किंसंस के पेशेंट जो बहुत देर से इस चीज से जूझ रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उनकी पेन ले लेते हैं. एंड यू ऑलवेज स्पीक अबाउट दिस अ लॉट मेनी टाइम्स टू माय फ्रेंड्स आल्सो कि अगर आप डॉक्टर हैं या आप एक एम्पैथेटिक पर्सन है जो दूसरों की पेन ले लेते हैं, या अगर आप नहीं भी एम्पैथेटिक, आप किसी के बारे में, किसी की पेन के बारे में सुन रहे हैं कि वो घर पे कैसे उस पेशेंट को मैनेज करते हैं, दिन भर उनका ख्याल रखना. एक डिमेंशिया पार्किंसंस के पेशेंट की एंड स्टेजेस पे केयर करना इज वेरी डिफिकल्ट. ओके. उनको बच्चों की तरह संभालना, सुबह नहलाना, केयर करना, कपड़े पहनाना, और वो भी अपने पेरेंट्स को. इट्स वेरी डिफिकल्ट. सो व्हेन आई लिसन टू ऑल दिस, इट्स वेरी पेनफुल. आई गेट अफेक्टेड अ लॉट. एंड शाम तक कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं बहुत सारी पेन इकट्ठी कर लेती हूँ अपने ऊपर. एंड चाहे मैं नहीं भी कह पाऊँ, लेकिन वो माइंड उस चीज में रहता है. आई फील डिप्रेस्ड, आई फील सैड, एंड ऑफ कोर्स आई वांट टू डू मोर फॉर दीज पीपल, बट एनर्जीज भी चाहिए, मेंटल भी, फिजिकल. तो इस चीज के लिए डेफिनेटली आई डू लॉट ऑफ एक्सरसाइज इन द इवनिंग्स, एंड आई डू जर्नलिंग, आई डू राइट many times. And other thing that is one of my hobbies also, that I write poetry. So मुझे लगता है किसी भी इमोशन को एक्सप्रेस करने का जो बेस्ट तरीका है, that is art. It can be in any form. It can be poetry, it can be painting. आर्टिस्ट स्केच करते हैं और वो इमोशंस आपकी उस आर्ट में दिख जाते हैं. If you see an artist, किसी की आप देखेंगे तो उसके कलर्स जो उसके मूड्स पे डिपेंड करते हैं. जैसे हम देख रहे हैं, हम आपके ऑफिस में बैठे हैं तो बड़ा कलरफुल आपने ऑफिस बना रखा है, बड़ा अच्छा प्लांटेशंस हैं, डेकोर बहुत अच्छा है, तो ये फील कराता है कि आप कहीं ना कहीं आर्टिस्टिक पर्सन तो हैं. हैप्पी रहना बहुत जरूरी है. तो आपके आसपास कलर्स रहेंगे, आई थिंक यू विल फील हैप्पी. द वे यू ड्रेस अप, द वे यू कीप योर थिंग्स ऑर्गेनाइज्ड, this all brings positive energy. So that is very much required in a clinic where I see all this kind of patients. So it's, I think, important. अच्छा, इसमें अगर हम थोड़ा सा और जानने की कोशिश करें तो हर आदमी का ना रिजुविनेटिंग का तरीका होता है. जैसे आपने ये कहा कि चलो ये डेकोरेशंस और ये सब चीजें आप करती हैं, कुछ लोग मेडिटेशन करते हैं, जैसे मैं देख रहा हूँ कारवां भी आपके पास पड़ा है, तो आई थिंक यू आर अ म्यूजिक लवर. यस, आई लव म्यूजिक, एंड पुराने हिंदी गाने आई थिंक मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं रिलैक्स करने में. So this is my go to place कि शाम को यहाँ पे बैठ के जब पेशेंट्स खत्म हो जाते हैं, put songs, I listen to music, I relax a while. तो अपार्ट फ्रॉम म्यूजिक, और अगर हम बाकी चीजों बात करें कि एक आदमी की, जैसे पोइट्री आपने एक बता दिया, कुछ एक पर्टिकुलर हॉबीज होती हैं जो आदमी उसके लिए टाइम जरूर निकालता है किसी भी तरह से. ये आपका पैशन होता है कि उसके लिए आप टाइम निकालते हैं. जैसे मैं आपके साथ टॉक शो कर रहा हूँ, ये मेरा पैशन है, मैं नए नए लोगों से मिलना, तो मैं उसके लिए टाइम निकालता हूँ, अपना काम छोड़ के भी निकालता हूँ. सो व्हाट्स योर पैशन? आई थिंक स्पेंडिंग टाइम अलोन विद माई सेल्फ, ओके, और स्पेंडिंग टाइम विद नेचर.
दैट रिजुविनेट्स मी. कई बार अगर बहुत ही थक जाए, समझ नहीं आ रहा कि हाउ टू रिजुविनेट योर माइंड, आई जस्ट गो आउट फॉर अ कार ड्राइव एंड ट्राई टू स्पेंड टाइम विद माई सेल्फ, लिसन टू म्यूजिक. आई थिंक वो आपको रिजुविनेट करता है बहुत ज्यादा. सो यू आर अ ट्रैवलर आल्सो? I am a traveler. I love solo traveling. I don't Okay. like traveling with a lot of people. Right. Already हम सारा दिन घिरे रहते हैं बहुत से लोगों से. बिल्कुल. जब आप अकेले टाइम स्पेंड करते हैं तो मुझे लगता है कि आप बहुत सारे सवाल जो आपके मन में होते हैं आप उनका खुद ही जवाब ढूंढ लेते हैं. Right. तो many of my patients जो पार्किंसंस के पेशेंट्स हैं या और भी जिस भी तरह के न्यूरो के पेशेंट मेरे पास आते हैं, I advise them all the same thing. Go for a walk in the evening or morning alone. Right. Don't take anyone with you. Right. आपको वॉक करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं होनी चाहिए. नहीं तो आप उसमें भी गप्पे मारते हो. जी, दैट शुड बी योर मी टाइम. आप फोन पे गाने जरूर सुनिए. उस टाइम पे जो आप अपने साथ टाइम स्पेंड करेंगे ना, ऐसी बहुत सारी चीजें करुण हमारे दिमाग में चल रही होती हैं. फैमिली प्रॉब्लम्स, सोशल प्रॉब्लम्स, लॉट ऑफ थिंग्स. और जब आप अकेले होते हैं आप खुद से बातें करते हैं. वी ऑल डू. चाहे आप बोले ना बोले, मन में अपने आप से बातें करते हैं, तो खुद ही उन सवालों का जवाब निकल आता है. दैट इज लॉट ऑफ रिलैक्सेशन थेरेपी. I think everyone should do it. I don't know if I can advise everybody on your channel कि ये करना चाहिए. It helps a lot. It helps me. So you are a mountain person or a sea person? Both. Both. Nature is to be loved, be it mountains or sea. Right. But I love traveling in mountains. I try. So you like to travel a historical places or religious places? None actually. None actually. I like to travel to greenery, जहाँ पे बहुत सारे natural state में चीज हो, बनावटी चीजें ना हो. तो जो हिल्स हैं या जो लेस टूरिस्टी प्लेसेस है वहां पे लाइक टू ट्रैवल. या फिर उसके बिना कई बार मैं अपने विलेज जाती हूँ, क्योंकि वहां पे अभी भी ये लगता है कि बहुत सारी मॉडर्नाइजेशन नहीं आई है, तो चीजें बहुत नेचुरल वे में है. पीपल आर स्टिल नॉट यूज्ड टू फोन. यू डोंट सी एवरीबॉडी ऑन फोन देयर. अगर इस पे हम थोड़ा सा आपके शौक्स की तरफ और जाना चाहें, जैसे आपने कहा कि आप नेचर की तरफ ज्यादा रहती हैं और आपने कहा कि सेल्फ से बातें करने की जो बात है, तो कहीं ना कहीं हम ये भी मान सकते हैं यू आर मोर इंक्लाइन टू अबाउट मेडिटेशन ऑल्सो, क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप मतलब कहते हैं और शायद एक्सपीरियंस भी है कि आप अपने आप से बात करने में ज्यादा इन्वॉल्व होते हो. मुझे लगता है मेडिटेशन की ना डेफिनेशन बहुत अलग है हर किसी इंसान, हर किसी की अपनी है. अगर आप मुझे बोलेंगे कि तू 10 मिनट बैठ के मेडिटेशन कर ले, आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू डू इट. But if you tell me कि okay, go for a walk without talking to anyone, without listening to music, I can do it. That is meditation for me. Definitely. Because उस टाइम पे मैं कुछ और नहीं सोच रही हूँ, मैं सिर्फ एक ख्याल पे फोकस कर रही हूँ कि मैं वॉक कर रही हूँ. I'm focusing on my breathing. I think that is meditation. You don't have to sit in a particular place and do meditation. That is not everybody's cup of tea. So meditation can be anything: listening to music, being in the car, driving, sitting in your office doing nothing, and writing poetry is meditation for me. Anything which involves only yourself. Right. If you're involving anyone else in that, that is not meditation. Time spending with yourself is meditation. Definitely. अभी आपने पोएट्री की बात करी, तो एक पोएम हो जाए हमारे लिए. I do write different kind of poems, so I can see from my phone. Please. Okay, this is in Punjabi, huh? मेरी जात ना मेथों पुछया कर, मेरी जात ना मेथों पुछया कर, इस इश्क जात दा इत्थे मुल कोई ना. तेनू रहन भुलेखे उच्चियां नीवियां दे, इस जात दी करे कोई बात भी ना. इस जात नू एक उम्र हंडाउण दे लई सस्ती थलां दी रेत विच डरी भी ना. ਇਹ ओहियो जात है सजना मेरे, जिसदी उम्र लमेरी पर ਇਹ लंघे भी ना. तो मेरी जात ना मेथों पुछया कर. तेनू मिन्नतां करां या हाड़े कड्डां, कोई हाल तां दस तू मन्ने क्यों ना. एक उम्र दा साथ तां मंगिया सी, उस अगले जन्म दा मैनू पता कोई ना. तू नहीं आउणा सी तां दस जांदा, ਇਹ ਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਕੋਈ ਨਾ. तेरी निशानी नू रखां बहुत सांभ के मैं, मैनू दुनिया दी नमोशी तो भी डर कोई ना. जांदी वार दा वादा कर मुड़ भी ना आया, पर तेरी बेवफाई दा मैनू दुख कोई ना. जे हो सकिया तां झूठ बोल दें, ये इश्क ही सी जो तेनू होया भी ना. तो मेरी जात ना मेथों पुछया कर, क्योंकि इस इश्क दी जात दा इत्थे मुल कोई. क्या बात है. और नॉर्मली कहंदे मैं पंजाबी ਚ ਆ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਨॉर्मली ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਬੜੇ ਨਾ sophisticated ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਸ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ, but you are I'm a hardcore romantic person, and
I love watching Bollywood movies, especially old Hindi Bollywood movies, and I'm a fan of Sahil Ludhianvi, Amrita Pritam, Shiv Kumar. So when I'm free, I do listen to their poetry a lot. अभी आपने मूवीज की बात करी, बात से बात निकल आई, एक पुरानी मूवी थी शायद खामोशी, अगर मैं नाम गलत नहीं ले रहा हूँ तो, उसमें एक शायद नर्स होती हैं वहीदा रहमान या साधना सिंह, शायद मैं पूरा बोला, एक्टर धर्मेंद्र थे, ये मेरे को पक्का पता है। तो उसमें भी कुछ इस तरह का स्टोरी था कि वो पेशेंट इस तरह से होता है जो अपनी भूल चुका होता है पुरानी जिंदगी, तो उसको ठीक करते करते कहीं ना कहीं उसको उससे प्यार हो जाता है, और जब वो ठीक होकर जाता है तो बाद में वो खुद जो नर्स होती है वो खुद उसी हॉस्पिटल में पेशेंट हो जाती है। तो कभी आप इस तरह के क्रॉसओवर से तो नहीं गुजरे कि आपको मतलब किसी की बात लेते हो आप उसकी जिंदगी में ज्यादा इन्वॉल्व हो गए? Many times. When I was training during my DM neurology training, so there was a 8-year-old kid who came with उसके हाथ पैर सारे रुक गए थे. I was around I think in my early 30s that time. तो उस बच्चे को मैंने इमरजेंसी से आईसीयू में, एंड आईसीयू से निकलते हुए 1 महीना आई वाज विद हिम, एंड उस 1 महीने में आई वाज सो क्लोज टू हिम. मुझे वो कुछ खांसी भी करता था तो मुझे ज्यादा दर्द होता था. तो यू डेफिनेटली गेट अटैच्ड टू पीपल व्हेन यू आर सो क्लोजली वॉचिंग देम, टेकिंग केयर फॉर देम. अब वो रिश्ता क्या है, आई थिंक वो डॉक्टर पेशेंट का ही रिश्ता है. वो हर एज का अलग अलग रहता है. लाइक आई एम मोर ड्रॉन टू एल्डरली पेशेंट्स. मैं कोई भी एल्डरली पेशेंट देखती हूँ जो डिमेंशिया का पेशेंट है या पार्किंसंस का है, आई रियली फील के ही इज माय ग्रैंडपेरेंट्स एज. इफ आई कैन डू एनीथिंग इन माय पावर, जो मैं कुछ भी कर सकती हूँ उसके लिए मुझे करना चाहिए. आई थिंक बीइंग अ एम्पैथेटिक पर्सन, ये थोड़ा सा नुकसान भी है कि आप बहुत भावुक हो जाते हो, बहुत इमोशनल हो जाते हो, बट इट हेल्प्स. डॉक्टर्स में इट हेल्प्स अ लॉट. वो कहते हैं ना, दो तरह की थ्योरी है मेडिकल प्रोफेशन के लिए. एक तो कहते हैं कि आपको इमोशनल होना चाहिए, क्योंकि आप इमोशनल होंगे तब आप पेशेंट से एक कनेक्ट बना पाओगे. और दूसरी तरफ एक थ्योरी ये भी की है कि अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाओगे तो शायद कोई ऐसी स्टेज होगी जब आपको कुछ सर्जरी करनी पड़ेगी जिसमें शायद आपको उसका कोई बॉडी पार्ट अलग करना पड़े, तब आप उससे ज्यादा पेन अपने आप लेते हो. तो वो दो अलग स्कूल ऑफ थॉट्स हैं कि कब आपको इमोशनल होना है, कब इमोशनल नहीं होना. तो लॉजिकल होना बहुत जरूरी है. आई ऑलवेज बिलीव इन लॉजिक. अगर कोई डिजीज है उसको किस तरह से आपने ट्रीट करना है, उसका लॉजिक आपके दिमाग में हमेशा क्लियर होता है. बट सी वी आर ह्यूमंस, वी हैव ऑल काइंड ऑफ इमोशंस. वी हैव सिंपैथी, एम्पैथी, लॉजिक्स, एवरीथिंग इज देयर. अब उस टाइम पे आप कैसे एक्ट करते हैं, दैट इज योर पर्सनालिटी. सो आई विल गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल. मेरे फादर के फ्रेंड मेरे पास एडमिटेड थे आज से 4 साल पहले. ही इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माय फादर, एंड जब वो मेरे पास आए थे तो बहुत ही बुरी हालत में थे. स्ट्रोक हुआ था उनको. फॉर मी इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम, बट समहाउ जैसे हम पेशेंट देखते हैं ना, तो हमारा डॉक्टर वाला कोट अपने आप ही ऊपर आ जाता है, और हमारा वो थॉट प्रोसेस जो है डॉक्टर वाला ज्यादा रह जाता है. So for those, I think 3 months, I totally forgot that he's my uncle, but he's more my patient. तो जब मुझे कोई डिसीजन लेना होता था, I would act totally like a doctor. But जब मुझे out of my work time में उनको मिलने जाती थी, उस टाइम पे मैं बिल्कुल उनकी बेटी की तरह होती थी. I think मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर्स ऐसे You have to make a balance in both. हम सब बना लेते हैं. क्यों? हमारी जो ट्रेनिंग रहती है इतने सालों की, वो हमें सिखा देती है जब पेशेंट देखते हैं कि I have to act. I cannot be crying for the patient and not do anything. That will be useless. Definitely. I think वो अपने आप ही डॉक्टर्स हैट आ जाती है. तो लवलीन, मैं यही कहूंगा, आपसे बात करके बहुत मजा आया, और शायद आपने वो सारे पर्सपेक्टिव्स खोले हैं, ये लोगों के वो मिथ तोड़े हैं जो नॉर्मली सोसाइटी में हमारे चलते हैं. एक तो ये कि जो न्यूरो का पेशेंट है वो हर आदमी पागल नहीं हो जाता, बिल्कुल भी नहीं. और दूसरा ये है कि डॉक्टर्स, ऐसा नहीं होता है कि वो रूखे सूखे होते हैं, डॉक्टर्स भी रोमांटिक होते हैं और वो पोएट्री भी बहुत अच्छी करते हैं. और ऐसा नहीं है कि वो मी टाइम नहीं यूज करते, तो वो ट्रैवलिंग भी करते हैं, वो पार्टीज भी करते हैं, और वो म्यूजिक भी सुनते हैं. डॉक्टर्स को भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. अगर आपको लगता है कि हम बहुत ही सुलझे हुए रहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. अगर हम पेशेंट्स देखते हैं तो हम भी मेंटल हेल्थ इश्यूज के थ्रू जाते हैं. इसीलिए आई थिंक हम पेशेंट्स को अच्छे से समझ पाते हैं. तो वी आर लाइक नॉर्मल पीपल ओनली. वी एंजॉय ट्रैवलिंग, म्यूजिक, वीडियोस, आई मीन मूवीज, एवरीथिंग. ऐसा नहीं है कि वी आर ओनली दिस कि हम हॉस्पिटल में बैठ के सिर्फ पेन चला दें और कुछ नहीं. तो बहुत मजा आया आपसे बात करके, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को भी एक अलग पर्सपेक्टिव मिला होगा
मेडिकल साइंस के बारे में और न्यूरो की प्रॉब्लम्स के बारे में और इन जैसे हंसी खेल वाले डॉक्टर्स के बारे में कि डॉक्टर्स भी लाइफ एंजॉय करते हैं, तो ऐसा मत सोचिएगा। तो मिलते हैं अगली बार किसी और पर्सनालिटी के साथ, तब तक लेंगे आपसे विदा। तो आज हम लवलीन जी को कहेंगे नमस्कार, तो अगली बार के लिए बाय बाय। थैंक यू लवलीन, थैंक यू सो मच।